हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओए गुड आफ्टरनून भाई। कहाँ हैं हम? है कहाँ हम? दिल से ये गाना तो नहीं निकल रहा है, ये कहाँ आ गए हम, किसकी क्लास में आ गए हम? गुड मॉर्निंग राहुल, सावन, रविंद्र, विनय, दीपा। आज देखो, आज थोड़ा नंबर बढ़ता हुआ दिख रहा है। फाइनली एक्सेप्ट कर लिया तुम लोगों ने कि क्लासेस जो है 10 बजे ही होंगी है। तो आज की क्लास बच्चों हमारी सुपरपोजिशन की जो है बेसिकली एसएचएम की लास्ट क्लास है। इसका डिस्कशन बच्चों मैंने इसका जो डिस्कशन है बच्चों वो मैंने रखा है आपका मंडे को, है ना? क्योंकि आज मैं इसका थ्योरी पार्ट पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, तो इसका डिस्कशन जो है एक्सरसाइज 1 और 2 का बचा कुछ मंडे को रखा है। अच्छा, थोड़ा डिस्कशन वाले पार्ट को बच्चों हम लोगों ने थोड़ा सा, यार इसमें कोई परेशानी आ रही है आप लोगों को? ये मेरे लिए, मुझे ज्यादा कन्वीनियंट वे लग रहा है पढ़ाने का। मतलब मुझे मुझे थोड़ा इसमें ऐसा कोई ऑप्शन वो खत्म नहीं हुआ है, पर मुझे लगता है कि मैं ज्यादा अच्छे से आप लोगों से कनेक्ट कम्युनिकेट कर पाता हूँ। इसलिए इसलिए मैं इस वाले मोड को यूज कर रहा हूँ। मुझे इसमें ज्यादा मजा आ रहा है पढ़ाने में। वो तो है ही, अपने पास स्मार्ट बोर्ड तो है ही, ऐसा कोई वो थोड़ी है कि स्टूडियो से ही लगता है। क्यों ऐसा, क्या आपको ऐसा क्यों लगता है? मैं आपके सामने हूँ उसमें। एक मिनट ना बच्चों, एक मिनट। चार्जर कनेक्ट करना भूल गया था। इस वक्त टाइम रिलेटिवली सेव हो जाता है, इस वजह से मैं मतलब थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि देखते हैं दोनों में से कौन सा वाला ज्यादा अच्छा मेथड रहेगा हमारे लिए ना। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम आज हम बात करने वाले हैं। बच्चों सुपरपोजिशन होता क्या है, देखिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा लास्ट ईयर, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या कूलॉम्स फोर्स जो होता है ना, उसके बारे में बोला जाता है कि इट ओबेज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या होता था बच्चों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? एक ही पॉइंट पे बच्चों, जब दो या दो से ज्यादा चार्जेस की वजह से फील्ड आता था ना बच्चों, किसी भी एक पॉइंट पे, ठीक है? एक ही पॉइंट पे, मतलब मान लो वैसे तो हम एक पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड लिखना जानते थे, मैं तुम्हारी पुरानी यादें यूज कर रहा हूँ, ठीक है? एक पॉइंट चार्ज की वजह से आप एक पॉइंट पे फील्ड लिख लेते थे। अब मान लो एक पॉइंट चार्ज से ज्यादा पॉइंट चार्जेस हो, एक दो पॉइंट चार्ज, तीन पॉइंट चार्ज अगर रखे हुए हैं, तो किसी पॉइंट पर अगर आपको फील्ड पता करना है तो उन सबकी वजह से आएगा। तो हम क्या करते थे बच्चों, नेट फील्ड कैसे लिख देते थे? हम ये कहते थे कि जो नेट फील्ड होगा वो तीनों या चार जितने भी चार्जेस की वजह से फील्ड आ रहा है उन सबका वेक्टर सम होगा। यही होता था बच्चों सुपरपोजिशन, ठीक है ना? ओके बच्चों, अभी अगले जो चैप्टर आएंगे हमारे वो आएंगे वेव के, ठीक है? वेव, वेव भी बच्चों क्या होता है? वेव एक डिस्टरबेंस होता है जो कि मीडियम से प्रोपोगेट करके जा रहा होता है, मीडियम ना भी हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो बिना मीडियम के भी प्रोपोगेट कर जाती है, ठीक है? तो एक डिस्टरबेंस मीडियम से प्रोपोगेट करके जा रहा है, उसे हम बोलते हैं बच्चों वेव, ठीक है? ओके। व्हाट इफ देयर आर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ द वेव? मतलब कई सारे सोर्स हैं, जैसे सपोज मैं साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा हूँ, कोई और बंदा वहां बैठा हुआ है वो भी साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा है, तीसरा बंदा वहां पे सुन रहा है। तो हम दोनों ने जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया ना, मैंने और उस बंदे ने, वो थर्ड वाले पर्सन के पास पहुंच रहे होंगे। तो एक डिस्टरबेंस मैंने प्रोड्यूस किया, एक उसने प्रोड्यूस किया, उसके पास जो है उनका रिजल्टेंट पहुंच रहा होगा। अगर मैं
बहुत तेज तेज चिल्ला रहा हूँ, वो भी तेज तेज चिल्ला रहा है, तो उसको बहुत आवाज अलग सुनाई देगी। अगर मैं अकेला चिल्लाऊंगा तो उसको अलग आवाज सुनाई देगी, वो अकेला चिल्लाएगा तो आवाज अलग सुनाई देगी। सो बेसिकली एसएचएम का बहुत सारा यूज होता है बच्चों वेव में, ठीक है। हम वहां पे जो है ना ऐसे डिस्टरबेंसेस के बारे में बात करते हैं जिनमें मीडियम के पार्टिकल जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे होते हैं, हम उन्हीं को बच्चों पढ़ते हैं। वैसे तो ऐसा नहीं होता, मतलब कि हर एक केस में ऐसा नहीं होता, लेकिन हम जो पढ़ते हैं ना बच्चों, वो वाले केसेस होते हैं जिनमें पार्टिकल जो है बच्चों क्या कर रहे होते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे होते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा बच्चों वेव का आएगा। सो बेसिकली अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अगर आज हम पढ़ रहे हैं ना बच्चों, तो ये इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हमें एसएचएमएस की कहीं जरूरत है, हम उस चीज को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हैं कि अगले चैप्टर जो आएंगे हमारे वेव वगैरह वाले, उनमें हमें सुपरपोजिशन कराने की जरूरत पड़ेगी। जब एक ही जगह से मल्टीपल वेव पास हो रही होंगी ना, मतलब एक ही जगह पे दो अलग अलग सोर्स जो है एक ही पॉइंट को अपने अपने हिसाब से जब ऑक्सीलेट कराना चाहेंगे, तो वो पार्टिकल, अकेला पार्टिकल जो है जिस पर दो डिस्टर्बेंस एक साथ पहुंच रहे हैं, वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, तो उसका रिजल्टेंट मोशन क्या होगा, इसी को बोलते हैं बच्चों हम सुपरपोजिशन। ऑफ एसएचएम में हम उस चीज को पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इसका मतलब तुम्हें समझ में आया कि जब एक ही पार्टिकल पे आप दो एसएचएम को सुपर इम्पोज कराओगे ना, आप दो अलग अलग फोर्स लगा के कहोगे भाई तू अपने हिसाब से ऑक्सीलेट करवा, और दूसरे से कहोगे तू अपने हिसाब से ऑक्सीलेट करवा, मतलब अगर उनमें से एक ही फोर्स होता ना, देखो एसएचएम कोई ना कोई फोर्स करवाता है, ठीक है, कोई करवाता है, ठीक है। अगर कोई अकेला कॉज होता है एसएचएम का अकेला, तो बच्चों उसके हिसाब से ऑक्सीलेट करता है। दूसरा कोई अकेला कॉज होता है, उसके हिसाब से ऑक्सीलेट करता। अब आपने दो कॉज या दो सोर्सेस को एक ही पार्टिकल को एसएचएम कराने के लिए लगा दिया, कहा कि भाई तुम दोनों एक साथ अपने अपने हिसाब से इसको ऑक्सीलेट करवाओ, तो पार्टिकल क्या करेगा बच्चों? गुड मॉर्निंग आकाश। पार्टिकल क्या करेगा बच्चों? पार्टिकल उन दोनों के रिजल्टेंट के हिसाब से एसएचएम करेगा। इसी को बोलते हैं बच्चों हम सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम। समझ गए? तो सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम में बच्चों दो एसएचएम को एक दूसरे के ऊपर इंपोज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम, ठीक है। तो हम आप 3 दिन लाइव तो आ सकोगे, बहुत सारे लोग तो लाइव ही नहीं आ पाते हैं बच्चों। ठीक, ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आई बात? है तो सुपरपोजिशन की बात समझ में आई आप लोगों को? तो सुपरपोजिशन में बच्चों बेसिकली क्या होता है कि पार्टिकल अकेला होता है, लेकिन दो एसएचएम उसके ऊपर आप सुपर इम्पोज कर रहे होते हो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम, ठीक है बच्चों। तो सपोज करो बच्चों के और पार्टिकल बच्चों कैसी मोशन करेगा, दोनों के रिजल्टेंट के हिसाब से। तो सपोज करो आपने एक जो एसएचएम करवाना चाह रहा है ना, एक फोर्स जो करवाना चाह रहा है, वो करवाना चाह रहा है A1 साइन ओमेगा टी, ठीक है। दूसरा जो करवाना चाह रहा है बच्चों, वो करवाना चाह रहा है A2 साइन ओमेगा टी प्लस का फाई, ठीक है। तो ये दो एसएचएम है, मतलब ना ये अगर ये अकेला करवाता बच्चों, ये वाला फोर्स अकेला करवाता तो पार्टिकल ऐसे ऑक्सीलेट करता, ये करवाता तो बच्चों ऐसे करता। लेकिन अगर एक ही पार्टिकल को ये दोनों एसएचएम दे दिए जाए, दोनों फोर्स लगा दिए जाए और उनसे कहा जाए भाई तुम अपने अपने हिसाब से ऑक्सीलेट करवाओ, तो पार्टिकल एसएचएम कैसे करेगा भाई? तो पार्टिकल कहेगा देखिए भाई ऐसा इनका रिजल्टेंट जो होगा ना, वो x1 प्लस का x2 के बराबर होगा, ठीक है भाई। इसे बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम। इसमें एक चीज का ध्यान रखने की जरूरत है बच्चों आपको, इसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम होता है, ठीक है। हम जो कर रहे हैं ना ओमेगा हम सेम लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये चीज ऑब्जर्व करना। और यहाँ पे जो फाई है ना बच्चों, ये दोनों का फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस बिटवीन बोथ। तो ये तो तुम्हें दिख भी रहा होगा कि इसका फेज क्या है ओमेगा टी, इसका फेज क्या है ओमेगा टी प्लस का फाई। दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें से इसको माइनस कर दो तो फाई के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। ये दोनों यहां तक जितना मैंने तुम्हें समझाया बच्चों, क्या आप लोगों को पूरा समझ में आया? ठीक है, यहां तक समझ में आया बच्चों सुपरपोजिशन? यस, वेव ऑप्टिक्स में, वेव में ये सुपरपोजिशन जो आगे आप पढ़ने वाले हो ना बच्चों, वो बेसिकली यही है। यहाँ पे हम बेस बनाते हैं, वहां तो हम डायरेक्ट इनको यूज करते हैं, ठीक है। तो सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम बच्चों इस तरीके से, पहले तो इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, कहा जाता है कि भाई पहले वाले की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट आना है, दूसरे वाले की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट आना है, उनका क्या कर दो? वेक्टर सम कर दो, x इज इक्वल टू x1 प्लस का x2 कर दो,
ठीक है। तो अब बच्चों जो रिजल्टेंट वाली जो मोशन होगी ना, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, मतलब ये एसएचएम, ये वाला एसएचएम, इनका जो रिजल्टेंट होगा, क्या वो एक एसएचएम होगा या एसएचएम नहीं होगा, तो वो हम पता कैसे करेंगे, इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करके। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा बच्चों a1 साइन ओमेगा टी प्लस का a2 साइन ओमेगा टी प्लस का फाई। इसको बच्चों अपन ओपन कर लेंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी a1 साइन ओमेगा टी प्लस का a2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस का a2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई यहाँ तक। अब देखो इसमें से हम क्या करेंगे बच्चों के, इसमें से मैं जो है साइन ओमेगा टी कॉमन ले लूंगा, मैंने साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया यहाँ से, a1 प्लस का a2 कॉस फाई प्लस का a2 साइन फाई बच्चों अलग कर लिया यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों मेरे पास कॉस ओमेगा टी। बच्चों इस वाली चीज को ना मैं c रख दे रहा हूं, और इसको बच्चों मैं d रख दे रहा हूं। ठीक है, इसको मैंने d बोल दिया, इसको मैंने c बोल दिया। x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों c साइन ओमेगा टी प्लस का d कॉस ओमेगा टी। और ऐसी इक्वेशन आप लोग ऑलरेडी सॉल्व करना जानते हो, ऐसी इक्वेशन आप लोगों ने पहले सॉल्व कर रखी है बच्चों, c साइन ओमेगा टी प्लस का d कॉस ओमेगा टी टाइप की इक्वेशन है, आप लोगों ने ऑलरेडी पहले सॉल्व कर रखी हो। याद हो तो a साइन थीटा प्लस का b कॉस थीटा वाली इक्वेशन जो होती थी, हम उनको जो सॉल्व करते थे, कैसे करते हैं इनको सॉल्व। तो ये जो एक्स आ रखा है ना बच्चों, c साइन ओमेगा टी प्लस का d कॉस ओमेगा टी, इससे बच्चों आप एक काम करते हो कि इसको रूट के अंदर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हो, सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस का डी डिवाइड बाई रूट के अंदर सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। ठीक है, इन दोनों को बच्चा आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देते हो। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, और कैसा ट्रायंगल होगा बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया मैंने ये कहा कि मैं इस वाली साइड को c बोल रहा हूँ, इस वाली को d बोल रहा हूँ, तो तुम्हें ये समझ में आ रहा है ये c स्क्वायर प्लस का d स्क्वायर होगा बच्चों। इस एंगल को बच्चों मैं अल्फा बोल दे रहा हूँ। तो क्या आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि cos अल्फा की वैल्यू c डिवाइडेड बाई रूट के अंदर c स्क्वायर प्लस का d स्क्वायर होगी, और sin अल्फा की वैल्यू इस वाले ट्रायंगल में बच्चों d डिवाइडेड बाई रूट के अंदर c स्क्वायर प्लस का d स्क्वायर होगी। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है सर। क्या आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको cos अल्फा लिख सकता हूँ, इसको sin अल्फा लिख सकता हूँ, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी बच्चों रूट के अंदर सी स्क्वायर। अच्छा, ये जो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है ना बच्चों, इसको मैं ए रख दे रहा हूं, और यहां बनेगा बच्चों तुम्हारे पास कॉस अल्फा साइन ओमेगा टी प्लस का साइन अल्फा कॉस ओमेगा टी। और अगर आप इसको देख पा रहे हो तो ये ए साइन ओमेगा टी प्लस का अल्फा है। ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास ना। ठीक है बच्चों, ये वाली बात समझ में आई। अगर आपसे कोई बोले टेन अल्फा की वैल्यू क्या है, वो वाली बात हम बता देंगे। अब ये जो a है, ये a क्या था बच्चों, a था रूट के अंदर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। c मैंने किसको माना था, c माना था बच्चों a1 प्लस का a2 cos फाई को। d किसको माना था बच्चों, a2 sin फाई को। a1 प्लस का a2 cos फाई का स्क्वायर, a2 sin फाई का स्क्वायर। ठीक है, तो a की वैल्यू आ जाएगी बच्चों रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई के बराबर। सॉल्व करोगे ना इसको, you'll get this value। सो बच्चों यहां से देखने पे एक बात पता चली कि भाई ये जो है ना पार्टिकल एसएचएम करेगा। ठीक है, और उसकी इक्वेशन बच्चों ये होगी जिसमें एम्पलीट्यूड जो है ऐसे आएगा। अभी जो एम्पलीट्यूड की इक्वेशन दिखाई दे रही है बच्चों, ऐसी इक्वेशन आप लोगों ने पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, या आप पहले भी पढ़ चुके हो ऐसी इक्वेशन। आप लोगों से पहले कब पढ़ी थी हमने, ठीक है, पहले कब पढ़ी थी हमने ऐसी इक्वेशन। तो मैं ये कहूंगा कि आपने वेक्टर का जो दो वेक्टर का सम होता है ना बच्चों, इसी तरीके से होता है, जिनमें मान लो दो वेक्टर हैं जिनका एंगल क्या है, जिनके बीच का एंगल फाई है जो पहले थीटा होता था, और उनका मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों दोनों वेक्टर का, a1 एंड a2। सो अगर दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड a1 एंड a2 है और उनके बीच का एंगल अगर फाई है, तो बच्चों उनका जो रिजल्टेंट आता है ना वो a इज इक्वल टू रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई के बराबर आता है। ये वाली बात क्लियर हुई आप लोगों को या नहीं हुई।
तो ये एक एसएचएम होगा बच्चों, दो एसएचएम का सुपर पोजिशन जो है ना बच्चों, दो एसएचएम जिनका ओमेगा सेम है, उनका जो सुपर पोजिशन होगा वो भी एक एसएचएम होगा, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड बच्चों हम कैसे पता करेंगे, वो वेक्टर वाला फॉर्मूला यूज करके। तो वेक्टर वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना है, तो अब देखो बच्चों मैं थोड़ा सा इसको इससे मतलब जैसे, अच्छा यहाँ पे एक बात होता है बच्चों, अगर मैं तुमसे बोलूँ व्हाट इज टेन अल्फा, टेन अल्फा क्या होगा, तो टेन अल्फा बच्चों यहाँ पे हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, डी अपॉन सी के बराबर, ठीक है, डी अपॉन सी के बराबर। तो अगर तुम देखो ना यहाँ पे टेन अल्फा की वैल्यू, टेन अल्फा की वैल्यू बच्चों ए टू साइन फाइव डिवाइड बाई ए वन प्लस का ए टू कॉस फाइव के बराबर आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, टेन अल्फा की वैल्यू बच्चों हमारे पास ये आ जाएगी, टेन अल्फा इज इक्वल टू ए टू साइन फाइव डिवाइड बाई ए वन प्लस का ए टू कॉस फाइव के बराबर आ जाएगी। पहले तो इसको नोट कर लो, यहाँ तक अगर कोई परेशानी है तो बताओ। वेक्टर में बच्चों ऐसे ही होता था, जो रिजल्टेंट वेक्टर आता था ना उसका a1 मतलब पहले वाले वेक्टर के साथ जो एंगल होता था ना अल्फा, वो हम ऐसे ही लिखते थे, पूरा वेक्टर का कॉपी हो गया बच्चों ये, ठीक है, पूरा वेक्टर का कॉपी हो गया ये। तो अब मैं तुम लोगों को बच्चों इसमें बताने वाला हूँ कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। तो बच्चों अब इसको मैं समराइज कर देता हूँ तुम्हें ना। तो मान लो आपको एक एसएचएम दे रखा है a1 sin ओमेगा टी, ठीक है, दूसरा दे रखा है बच्चों आपको a2 sin ओमेगा टी प्लस का फाइव। सबसे पहले तो बच्चों आप इनके बीच का फेज डिफरेंस लोगे, और फेज डिफरेंस बच्चों ऐसा जरूरी नहीं कि इक्वेशन आपको ऐसी दिखाई दे, फेज डिफरेंस बच्चों फाइव का काम करेगा, ठीक है। आप इन दोनों को बच्चों दो दो वेक्टर की तरह ट्रीट करोगे, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड a1, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड a2, और इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो फाइव होगा। तो बच्चों इनका जो रिजल्टेंट आएगा ना वो a sin ओमेगा टी प्लस का अल्फा के बराबर आएगा, ठीक है, a sin ओमेगा टी प्लस का अल्फा के बराबर आएगा। और a की वैल्यू आप लिख दोगे, जैसे वेक्टर सम करते हैं ना अपन, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस का 2a1 a2 cos फाइव, और जैसे tan अल्फा लिखते थे ना बच्चों, tan अल्फा a2 sin फाइव डिवाइड बाई a1 प्लस का a2 cos फाइव। तो वो क्या है ना, बड़ी बड़ी सी कैलकुलेशन करने के बाद ना बच्चों को ये थोड़ा सा डरावना लगने लग जाता है। कुछ नहीं बच्चों, दो वेक्टर की तरह ट्रीट करो इन दोनों एसएचएम को और ऐड कर डालो, ठीक है, वेक्टर की तरह ट्रीट करो बच्चों, ऐड कर दो, काम खत्म। डन, यहां तक बच्चों समझ में आया। अब इसको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं मैं आपको ना। सो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन, आपको x1 दे रखा है 3 sin ओमेगा टी, x2 दे रखा है बच्चों 4 sin ओमेगा टी। बताओ बच्चों इनका रिजल्टेंट x इक्वल टू x1 प्लस का x2। अच्छा ऐसा नहीं है बच्चों कि इन इक्वेशंस को सिर्फ सुपर पोजिशन में ही ऐसे ट्रीट करना है, कभी भी बच्चों आपको ऐसी इक्वेशंस ऐड करनी हो ना इस तरीके की, साइन और उसके फंक्शन जो हो, बच्चों आप इसको हमेशा यूज कर सकते हो इस मेथड को, ठीक है। बताओ x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, जल्दी से x क्या आएगा, बताइए भाई x की वैल्यू क्या आएगी यहां से। मैं बच्चों रिवीजन करवा रहा हूँ उधर, क्या कहते हैं ना, नीट वही प्रभजीत यूट्यूब चैनल पे इन शॉर्ट ही चल रहा है, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन चल रहा है। आज रेक्टिलिनियर मोशन का रिवीजन करवाने वाला हूँ। अब में से किसी को अगर ज्वाइन करना हो, यू आर वेलकम। सो बच्चों A1 क्या है यहाँ पे,
3 के बराबर, A2 क्या है बच्चों यहाँ पे 4 के बराबर, और इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है बच्चों, डेल्टा फाई 0। मतलब ये दो वेक्टर हैं जिनका जो एक ही डायरेक्शन में बनाने हैं आपको, 3 वाला भी इधर बनाना है, 4 वाला भी इधर बनाना है, तो इनका रिजल्टेंट किधर आएगा, इनका रिजल्टेंट इधर ही आएगा ना। A1 हो गया 3, A2 हो गया 4, तो A कितना आ जाएगा बच्चों 7 के बराबर। किस डायरेक्शन में आएगा, सेम डायरेक्शन में, तो x आएगा बच्चों 7 sin ओमेगा टी। भाई जो जिस डायरेक्शन में ये वेक्टर है उसी डायरेक्शन में ही आएगा, तो ये एंगल बच्चों डायरेक्शन बताने का काम करता है। लो जी, क्या था इसमें, ये भी गलत कर दिया तुम लोगों ने। डन। 53 क्यों आएगा भाई, दोनों वेक्टर, दोनों का फेज डिफरेंस ही नहीं है, तो जो रिजल्टेंट भी आएगा वो इन्हीं के फेज में आएगा ना। भाई एक ही डायरेक्शन में दो वेक्टर होते हैं, उनका रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में आता है ना। तो बेसिकली एंगल जो है ना बच्चों एक तरीके से डायरेक्शन बताने का काम करेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, x1 is equal to 3 sin omega t, x2 is equal to 4 cos omega t, फाइंड करो बच्चे इसको। मैं एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, एक मिनट ना। x1 is equal to 5 sin omega t प्लस का 53, x2 is equal to माइनस का 10 cos omega t, x3 is equal to 5 sin omega t, फाइंड x is equal to x1 plus x2 उसका x3। रुक जाए करो ना। ठीक है, सो इस वाले को बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग जो है। अब यहां पे बच्चों तुम एक चीज देख पा रहे हो कि x1 तो मेरे को पता है कि 3 sin ओमेगा टी है, x2 जो है ना बच्चों 4 sin ओमेगा टी प्लस का पाई बाई 2 के बराबर होगा। यही होगा ना बच्चों, देखो इसको cos को मैं sin में कन्वर्ट कर सकता हूं ना ऐसे। तो डेल्टा फाइव बच्चों कितना आ गया इनका, पाई बाई 2 के बराबर डेल्टा फाइव। ठीक है, A1 का काम कौन कर रहा है बच्चों 3, A2 का काम कौन कर रहा है 4, इनका फेज डिफरेंस कितना है बच्चों, पाई बाई 2 के बराबर। तो बच्चों देयर आर टू वेक्टर्स जिनका फेज डिफरेंस पाई बाई 2 और उनका मैग्नीट्यूड 3 और 4 है। तो आप ये कहोगे कि 3 मैग्नीट्यूड का वेक्टर बनाऊंगा मैं, एक 4 मैग्नीट्यूड का वेक्टर बनाऊंगा, इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा बच्चों क्या वो इधर आएगा या नहीं आएगा। तो ये 4 मैग्नीट्यूड का वेक्टर है बच्चों, ये 3 मैग्नीट्यूड का वेक्टर है, तो जो रिजल्टेंट आएगा ना बच्चों 5 आएगा, और किधर की तरफ आएगा 53 डिग्री एंगल पे। किससे, जो 3 वाला वेक्टर है ना 3 वाला, उससे 53 डिग्री एंगल पे। 3 वाले का फेस क्या है बच्चों ओमेगा टी, तो उससे 53 इधर की तरफ बच्चों 53 पॉजिटिव लेते हैं, इधर आता ना तो नेगेटिव बोलते हैं उसको। तो x की वैल्यू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 5 आएगा साइन ओमेगा टी प्लस का 53 डिग्री, और ऐसे करके बच्चों ये वाला सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो इनको वेक्टर की तरह ट्रीट करना है बच्चों ना, वेक्टर की तरह ट्रीट करना है। इस वाले को करो जल्दी से, आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स।
ओ, तुम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया भाई? हाँ भाई, 53 डिग्री था ना x1 का एंगल। यस, 5 sin ओमेगा t प्लस 53 डिग्री। अब आप कहोगे कि सर आपने तो सिखाया 2 का और दे दिया क्वेश्चन 3 का, है ना? ऐसा किसी को लगा भाई कि सर ने सिखाया 2 का और दे दिया क्वेश्चन 3 का? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना भाई, फंडा तो वही रहने वाला है ना। क्या फंडा रहने वाला है बच्चों? कि वेक्टर की तरह ट्रीट करो, क्वेश्चन को खत्म करो। तो एक काम करते हैं बच्चों ना, सबसे पहले देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे इसका जो एंगल है ना ओमेगा टी है ना? तो इसके वेक्टर को पहले बना लेते हैं। ओमेगा टी वाले को हमने बनाया 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर इधर की तरफ। ठीक है भाई, 5 मैग्नीट्यूड का हमने इधर की तरफ बना दिया। दूसरे का एंगल ओमेगा टी से 53 डिग्री ज्यादा है, थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा इस वेक्टर को।
ओके, ओमेगा टी प्लस 53, तो ओमेगा टी वाले को अगर आप इस डायरेक्शन में बना रहे हो तो ओमेगा टी प्लस का 53 वाले को इधर बनाओगे, और ये है बच्चों माइनस का टेन कॉस ओमेगा टी। देखो बच्चों x2 को ना आप ऐसे लिख सकते हो, टेन साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाई 2। देखो ये चीज सेम बनेगी यहाँ पे, ये पहले यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे और फिर बन जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, वो बन जाएगा कॉस ओमेगा टी। ये और ये सेम है, मतलब इसका एंगल बच्चों माइनस का 90, मतलब इसका ओमेगा टी से नेगेटिव डायरेक्शन में 90 डिग्री, मतलब इधर की तरफ। तो ये एक वेक्टर बच्चों इधर की तरफ बनेगा, जिसका मैग्नीट्यूड बच्चों 10 के बराबर होगा, इसका 5 के बराबर होगा, इसका 5 के बराबर होगा, और इसका 53 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, ओके। अब इसके हम कंपोनेंट कर देंगे, इस वाले के। इसके कंपोनेंट क्या होंगे बच्चों, एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, एक कंपोनेंट बच्चों इसका इधर की तरफ आएगा। 5 cos 53 ये होगा 3 के बराबर, और ये होगा बच्चों 4 के बराबर। ठीक है, अब इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, वेक्टर की तरह ट्रीट करना है बस, कुछ नहीं। रिजल्टेंट आ जाएगा बच्चों इधर की तरफ 8, और नीचे की तरफ बच्चों आएगा 6। तो रिजल्टेंट आएगा बच्चों इधर, ये 8 हो गया ना, और ये 6 हो गया, 10 माइनस का 4। तो रिजल्टेंट बच्चों जो ए होगा ना वो 10 के बराबर आएगा एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। तो जो एक्स आएगा ना बच्चों 10 साइन ओमेगा टी माइनस का 37 डिग्री। दिस विल बी योर आंसर। डन बच्चों, यहां तक समझ में आया आपको कैसे करोगे, इस तरीके से इसको हम उड़ा देंगे। ठीक है, तो बस सुपरपोजिशन तो यही होता है बच्चों, वेक्टर्स की तरह ट्रीट करो, खत्म कर दो। वेक्टर वाले फंडे लगाने बच्चों ना इस टाइप की क्वेश्चंस को ऐड करने में। डन, अब चलते हैं बच्चों आगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं डैम्प्ड ऑक्सीलेशन के बारे में। ठीक है, जो पहले प्योरली जेई मेन का पार्ट है, ये ना ये पूरा जेई मेन का पार्ट है बच्चों। शायद अब तो इसको इंक्लूड कर लिया है जेई एडवांस में। बच्चों ऑक्सीलेशन जो होते हैं ना, ऑक्सीलेशन ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होती है बताई थी मैंने तुमने, टू एंड फ्रो टाइप की मोशन को ऑक्सीलेटरी मोशन बोलते हैं। बताया नहीं बताइए। सो टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ऑक्सीलेटरी मोशन। ठीक है भाई, टू एंड फ्रो टाइप की जो मोशन होती है ना वो ऑक्सीलेटरी मोशन कहलाती है। टू एंड फ्रो टाइप की मोशन को ऑक्सीलेटरी मोशन बोलते हैं। ऑक्सीलेटरी मोशन में बच्चों तीन टाइप के मोशन होते हैं। एक होता है बच्चों अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशंस, दूसरा होता है बच्चों डैम्प्ड ऑक्सीलेशंस, तीसरा होता है बच्चों फोर्स्ड ऑक्सीलेशंस। डैम्प्ड ऑक्सीलेशंस, और तीसरा होता है बच्चों फोर्स्ड
ऑक्सीलेशंस। क्या डिफरेंस होता है बच्चों इन तीनों में? देखो, अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन जो होते हैं ना बच्चों, इनमें एनर्जी का लॉस नहीं होता, नो लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, और ये बच्चों ऑक्सीलेशन होते ही रहते हैं। लॉस ऑफ एनर्जी, इसमें बच्चों एनर्जी का लॉस होता है और फाइनली ऑक्सीलेशन वगैरह बच्चों खत्म हो जाता है। इसमें बच्चों एक्सटर्नल फोर्स एनर्जी सप्लाई करता है, सप्लाई एनर्जी एंड मेंटेन ऑक्सीलेशंस। ठीक है भाई, एनर्जी सप्लाई करके बच्चों एक्सटर्नल फोर्स जो है क्या करता है, ऑक्सीलेशंस को मेंटेन करता है। इसे बोलते हैं बच्चों हम पोस्ट ऑक्सीलेशन। ठीक है, तो अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, कौन सा, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है बच्चों अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन था। ठीक है, अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन हम पढ़ चुके हैं, उसमें एनर्जी कंजर्व थी ना सच में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। डैम्प्ड ऑक्सीलेशन अब पढ़ेंगे हम, और फोर्स्ड ऑक्सीलेशन पढ़ेंगे, यही रह गए बच्चों। ठीक है, और यही सबसे डिफिकल्ट पार्ट लगता है बच्चों को, मतलब ये थोड़ा सा इसमें क्या है, एडवांस फिजिक्स यूज, मैथ, एडवांस मैथ्स यूज हो जाती है इसमें। इसके चक्कर में बच्चों का ये जो है टॉपिक जो है बड़ा ही दुख भरा होता है। कौन सा वाला? डैम्प्ड ऑक्सीलेशन वाला। ठीक है, कोशिश तो मेरी रहेगी कि तुम लोगों को ना अच्छे से समझ में आ जाए। कोशिश ही कर सकते, कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, वो बिना कोशिश करे नौका पार नहीं होती है ना। चलो भाई, तो हम डैम्प्ड ऑक्सीलेशन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सो बच्चों, हम लोगों ने जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पढ़ा या पेंडुलम सिस्टम पढ़ा, पेंडुलम, ठीक है, तो अब हम डैम्प्ड ऑक्सीलेशन आज का हमारा टॉपिक है, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। तो बच्चों, हमने आइडियल केस क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि देखिए जी, अगर जैसे एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है सपोज ना, ये एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, तो इसमें क्या होता था बच्चों के, इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में हम लिखते थे ये एम मास हो गया बच्चों, ये के हो गया, यहाँ पे x इक्वल टू 0 मान रहे हैं, यहीं पे मीन पोजीशन है। ठीक है, जब हम इसको x डिस्प्लेस करते थे ना बच्चों, तो हमारे पास आता था माइनस का के एक्स इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो, a माइनस का k डिवाइड बाई एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। a को हम लिख देते थे बच्चों डबल डिफरेंशिएशन, माइनस का k डिवाइड बाई एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन आती थी, आपको याद है नहीं याद है? अच्छा, तुम कहोगे सर ये डबल डॉट क्या है? डबल डॉट मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये जो x डबल डॉट है ना बच्चों, ये d2xy dt स्क्वायर है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई? ये एक आइडियल सिचुएशन होती थी, नो फ्रिक्शन, नो एयर ड्रैग, कोई भी बच्चों हम जो है ऐसा फोर्स कंसीडर नहीं करते थे जो इसके ऑक्सीलेशंस को खत्म करे, एनर्जी का लॉस कराए। और डैम्पिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स जो है बच्चों एनर्जी को खत्म कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, इसमें बच्चों हम कोई कंसीडर नहीं करते थे, हमने जो है अभी तक सिंपल हार्मोनिक मोशन जो पढ़ा है बच्चों, उसमें हमने ये कंसीडर किया था। बट बच्चों रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। इन रियल लाइफ देयर आर एक्सटर्नल डैम्पिंग फोर्सेस are present which decreases
द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सिलेशंस। ठीक है भाई। एक्सटर्नल फोर्स जो प्रेजेंट होते हैं ना बच्चों, वो क्या करते हैं, वो बच्चों इसके डैम्पिंग करा देते हैं, एनर्जी का लॉस करा देते हैं और एम्पलीट्यूड को डिक्रीज कर देते हैं। तुम्हें पता होगा टोटल एनर्जी हाफ के स्क्वायर के बराबर होती है। तो अगर टोटल एनर्जी घटेगी तो मतलब एम्पलीट्यूड घटेगा और फाइनली एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा, रुक जाएगा ये सिस्टम ना। ये जो डैम्पिंग फोर्स होते हैं ना बच्चों, ये वैसे तो बहुत अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, लेकिन हम एक पर्टिकुलर टाइप के डैम्पिंग फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। और हम उस फोर्स को लेके चल रहे हैं कि जो डैम्पिंग फोर्स है ना, हम जिसको लेके चल रहे हैं, द डैम्पिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी। वैसे बच्चों डैम्पिंग फोर्स ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी टाइप के, नहीं, वी स्क्वायर पे भी डिपेंड कर सकते हैं, वो वी की पावर 3 पे भी डिपेंड कर सकते हैं, रूट के अंदर वी पे डिपेंड कर सकते हैं, लेकिन हम लेके चल रहे हैं बच्चों इस वाले फोर्स को, ऐसे फोर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम इसको लिख देते हैं माइनस का वी इंटू वी। इस वी को बोलते हैं बच्चों डैम्पिंग फोर्स कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, इस वी को क्या बोलते हैं हम, डैम्पिंग फोर्स कांस्टेंट। इसे डैम्पिंग फोर्स कांस्टेंट बोला जाता है। इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, अगर मैं बी की यूनिट देखूं तो देखो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर पर सेकंड इधर भी है तो किलोग्राम पर सेकंड होगी इसकी यूनिट, केजी पर सेकंड के बराबर। ठीक है बच्चों, इसको हम डैम्पिंग फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं और ये वेलोसिटी के अपोजिट लगता है। तो बच्चों जब ये पार्टिकल यहाँ पे, जब ये ब्लॉक यहाँ पे आएगा, जब ये ब्लॉक बच्चों यहाँ पे होगा तो इसकी वेलोसिटी किधर की तरफ होगी, इधर की तरफ। तो के एक्स बच्चों पीछे की तरफ लग रहा था, अब v इंटू बी भी बच्चों इधर की तरफ ही लगेगा, पीछे की तरफ। भाई वेलोसिटी इधर की तरफ है तो के एक्स और बी भी दोनों एक ही डायरेक्शन में लगेंगे। तो अब बच्चों पता है इक्वेशन ये नहीं होगी, अब इक्वेशन पता है क्या बन जाएगी, माइनस का के एक्स माइनस का बी इंटू बी इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो ए माइनस का v डिवाइड बाई एम माइनस का k डिवाइड बाई एम इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब एक्सेलरेशन तो बच्चों डबल डिफरेंशिएशन होता है इसका, वेलोसिटी बच्चों सिंगल डिफरेंशिएशन होता है एक्स का। ये बन जाएगी बच्चों हमारे पास इक्वेशन। ठीक है, ये बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन जो कि पिछले वाले से डिफरेंट है। क्या ये इक्वेशन और मतलब दोनों इक्वेशन डिफरेंट दिखाई दे रही है आपको, ये इक्वेशन अलग थी और वो इक्वेशन अलग है। अच्छा बच्चों जब इक्वेशन ऐसी होती है ना ये वाली, तो इसके तो सॉल्यूशन हम लोगों को पता है, हमने इसको कर रखा है ना सॉल्व, वो जो इंटीग्रेशन वगैरह किया था पहली क्लास में, अगर याद हो तो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस का फाइव जिसमें आया था, तो हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था। वहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन को ही तो सॉल्व करके बच्चों हमें ये मिला था। उसमें प्लस होगा एक्सेलरेशन में, कौन से वाले में, कौन से वाले में, हाँ हाँ हाँ, यस। ये तो पता नहीं मैंने क्या गलती कर रहा था, यहाँ भी की होगी फिर तो ये तो बहुत ही भयानक गलती की है मैंने ना, भयानक। ठीक है, भयानक गलती करने का नतीजा था ये। अब ये वाली जो इक्वेशन है ना बच्चों, ये यहाँ पे आके पता है जे एडवांस के सिलेबस में क्यों नहीं रखा गया था, बिकॉज ये जो इक्वेशन बन के आई है ना बच्चों हमारे पास, इस वाली इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है हम लोग नहीं पढ़ते ना, इसलिए इसका कोई लॉजिक नहीं बनता इसके आगे डेरिवेशन करने का। अब ये यहां से बच्चों इसको सॉल्व करना वाकई में बहुत डिफिकल्ट है, इस चीज को सॉल्व करना आगे। ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें बच्चों इसका सॉल्यूशन के लिए हमें एक मेथड दिया गया कि इसमें पुट करने को बोला जाता है। ये मतलब ये आपको बीटेक जब करोगे ना बच्चों, तो फर्स्ट ईयर में आपको ये पढ़ाया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में या फर्स्ट सेमेस्टर में आपका कोर्स होगा एडवांस मैथमेटिक्स करके, उसमें बच्चों आपको ही पढ़ाया जाएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये वाला पार्ट बच्चों, अब जो मैं आगे जो बातें करने जा रहा हूँ ना, बस तुम्हें एक्सेप्ट करनी है। जैसे हमेशा वैसे मैं हर चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ, भाई ये ऐसे है, ये ऐसे है,
इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के कुछ तरीके होते हैं बच्चों ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना सेकंड ऑर्डर की, इसको सॉल्व करने के कुछ मेथड होते हैं। उन मेथड में बच्चों ये वाला मेथड आता है कि हम इसमें x की जगह पे x इज इक्वल टू e की पावर लैम्डा इंटू टी पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे बच्चों इसका डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर e की पावर लैम्डा इंटू टी, यहाँ पे आ जाएगा b अपॉन m इंटू लैम्डा इंटू e की पावर लैम्डा इंटू टी, प्लस का k अपॉन m e की पावर लैम्डा इंटू टी, और ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी लैम्डा स्क्वायर प्लस b अपॉन m लैम्डा प्लस का k अपॉन m इज इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चों हमारे पास लैम्डा के दो सॉल्यूशन आएंगे, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन 2m प्लस माइनस का दिस स्क्वायर माइनस का 4k अपॉन m, और नीचे एक 2 आ रहा होगा। b अपॉन 2m का स्क्वायर, ये बनेंगे बच्चों हमारे पास लैम्डा के दो सॉल्यूशन। करके देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। ये बन जाएगा, ये जो b अपॉन 2m है ना बच्चों, इसको एक नया नाम दे दिया जाता है b अपॉन 2m को, गामा। इसे बोलते हैं बच्चों डैम्पिंग कोफिशिएंट। ठीक है, डैम्पिंग कोफिशिएंट बोला जाता है बच्चों ने इस गामा को। डैम्पिंग फोर्स कांस्टेंट अलग था, डैम्पिंग कोफिशिएंट बच्चों अलग है, ध्यान रखना। इसे डैम्पिंग कोफिशिएंट बोला जाता है। तो बच्चों लैम्डा की वैल्यू जो आ जाएगी ना, वो माइनस का गामा प्लस माइनस का गामा का स्क्वायर माइनस का, अच्छा ये पता है बच्चों k अपॉन m, k अपॉन m जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी ना, जो जब डैम्पिंग कंसीडर नहीं कर रहे थे, तो ये ओमेगा नॉट था, इसको ओमेगा नॉट का स्क्वायर बोल दिया जाता है बच्चों। ठीक है, ये आ जाते हैं बच्चों हमारे पास दो सॉल्यूशन इसके। बताओ बच्चों, ये पढ़ा हुआ है आपने? तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ये आपको पढ़ाया गया तब तो मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बट दिस पार्ट इज अगेन, मैंने पहले बोल दिया कि इसके डेरिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों इसका रिजल्ट है। ठीक है, जो हमें ध्यान में रखना है, इसके डेरिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका रिजल्ट होता है। तो लैम्डा की बच्चों ये दो वैल्यू आ रही है। अब देखो बच्चों, लैम्डा तो इमेजिनरी भी आ सकता है, यहाँ पे रियल नंबर भी आ सकता है। रियल नंबर दो वैल्यू आ सकती हैं, एक वैल्यू भी आ सकती है रियल नंबर में, और इमेजिनरी भी आ सकता है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे डैम्प्ड ऑक्सीलेशन को बच्चों तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। ओवर डैम्प, ओवर डैम्पिंग। ठीक है, ओवर डैम्पिंग मतलब जब गामा बहुत बड़ा हो, मतलब डैम्पिंग कोफिशिएंट ज्यादा हो, डैम्पिंग ज्यादा हो, बी की वैल्यू ज्यादा हो, तो गामा बच्चों बड़ा होता है यहाँ पे ओमेगा नॉट से, तो इसे बोलते हैं बच्चों ओवर डैम्पिंग। टू रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा मिलेंगी हमें ना। ठीक है, मतलब b अपॉन 2m अगर बड़ा है बच्चों रूट के अंदर k अपॉन m से, मतलब b बड़ा है बच्चों रूट के अंदर 4k m से, तो इसे बोलते हैं बच्चों ओवर डैम्पिंग। बच्चों इसमें ऑक्सीलेशन होता ही नहीं है, मतलब सिस्टम जो है बिना ऑक्सीलेट किए क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, नो ऑक्सीलेशंस। अच्छा, इसका एक केस मिलता है बच्चों अपन को ना, कहां पे, ये जो स्प्रिंग में शॉक एब्जॉर्बर आते हैं ना बच्चों, स्प्रिंग में नहीं, गाड़ियों में, गाड़ियों में शॉक एब्जॉर्बर जो होते हैं, शॉक एब्जॉर्बर, उनका क्या काम होता है बच्चों, अगर मान लो उनमें भी बच्चों, अगर मान लो स्प्रिंग लगा दिएगा तो ना गाड़ी, गाड़ी में तो जैसे ब्रेकर आया ना तो गाड़ी उछलेगी, उछलने के बाद क्या है, ऐसे करती रहेगी ऐसे, और तुम्हें पता है फिर उसका बैलेंस खराब हो जाएगा। आप उसको ऑक्सीलेट करने के लिए, ऐसे ऊपर नीचे होने के लिए अलाउ नहीं कर सकते। आपने देखा वो गाड़ी जंप करती है, शॉक एब्जॉर्बर का काम ये है कि शॉक को भी एब्जॉर्ब कर ले, एकदम आपको ऐसा ना लगे कि बस इससे जो भी स्पीड ब्रेकर था उससे जंप करने के बाद गाड़ी एकदम ऐसा पत्थर से भी आके गिर गए आप, ऐसा भी ना फील हो। पहले बच्चों
चलते थे तांगे। तांगा समझते हो, वो घोड़ा गाड़ी जो होती थी, पहले घोड़ा गाड़ी जो होती थी उसके पहिए होते थे लकड़ी के। भाई अगर तुमने उस पर कभी सवारी की हो, किसी ने गांव वगैरह में आज भी चलते होंगे, अगर उसमें किसी ने सवारी की हो ना, तो उसे पता होगा कि जरा सा भी अगर खड्डा वड्डा आता था ना, तो पूरा आदमी हिल जाता था, कमर में दर्द होने लग जाता है उसमें थोड़ी देर बैठने पे। ठीक है, तो वो लकड़ी का बना होता था बच्चों, वो शॉक को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता था। फिर टायर आया, काफी शॉक को तो बच्चों टायर ही एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन बाइक वगैरह में आपने देखा होगा आगे शॉकर लगे रहते हैं, शॉक एब्जॉर्बर लगे रहते हैं। ठीक है, तो वो बच्चों इनका काम होता है कि इतनी ज्यादा डैम्पिंग होती है ना, मैं कि देखो आपको जर्क भी ज्यादा ना लगे और जो आपका शॉक है वो भी एब्जॉर्ब हो, लेकिन ऑक्सीडेशन ना हो। तो ओवर डैम्पिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है बच्चों वहां पे शॉक एब्जॉर्बर वगैरह में। ठीक है, इसमें ऑक्सीलेशन किए बिना, मान लो एक एम्पलीट्यूड दिया, वो बिना ऑक्सीलेट किए बच्चों एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा उसका, जीरो, मतलब वो नेगेटिव साइड में जाएगा ही नहीं। ठीक है, नेगेटिव साइड में जाएगा ही नहीं। जैसे मान लो तुमने इसको एम्पलीट्यूड दिया, मतलब ना जैसे टाइम के साथ अगर इसके एक्स का वेरिएशन देखोगे ना, तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो एक्स की जो इक्वेशन बनेगी ना, तो वो कुछ ऐसे बनेंगी, a1 e की पावर लैम्डा 1 इंटू टी प्लस a2 e की पावर लैम्डा 2 इंटू टी। ठीक है, तो ये बच्चों एक नॉर्मल इक्वेशन होगी, और ये इस तरीके से बच्चों इसका काम खत्म हो जाएगा। दूसरी होती है बच्चों विच इज कॉल्ड क्रिटिकल डैम्पिंग। ठीक है, जेई मेन के नजरिए से बच्चों इंपॉर्टेंट है पोर्शन पूरा, इसलिए मैं इसका पूरा डेरिवेशन प्रॉपर्ली कराता हूं आपको। शायद इसको मल्टीपल टाइम देखना पड़े सेशन को, लेकिन देख लेना। ठीक है, कुछ टाइम बाद इसकी थ्योरी क्या भूल जाता है बच्चा ना। क्रिटिकल डैम्पिंग, इसमें बच्चों लैम्डा का सिंगल रूट आता है ओनली। ठीक है, कब आएगा बच्चों, जब गामा ओमेगा नॉट के बराबर होगा। तो गामा ओमेगा नॉट के बराबर होगा तो बच्चों ये चीज क्या हो जाएगी, ब्रैकेट के अंदर वाली, रूट के अंदर वाली जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो क्रिटिकल डैम्पिंग होती है, इसमें भी बच्चों ऑक्सीलेशन नहीं करता ये। ठीक है, तीसरी है बच्चों जो हमारे काम की है, दैट इज कॉल्ड दी अंडर डैम्पिंग। अंडर नाम से समझ में आ रहा है बच्चों कि इसमें डैम्पिंग कम रखी गई होगी। गामा लेस देन ओमेगा नॉट। ठीक है, गामा लेस देन ओमेगा नॉट, मतलब बी अपॉन 2m को लेस देन रखा जाता है बच्चों रूट के अंदर के अपॉन एम से। ठीक है, अब इसमें बच्चों लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 जो होते हैं ना बच्चों, आर इमेजिनरी रूट्स। अरे ये जो रूट के अंदर वाली चीज अगर ये छोटी होगी इससे, तो ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा ना बच्चों। सो लैम्डा इक्वल टू यहाँ पे आता है बच्चों माइनस का गामा प्लस माइनस आयोटा रूट के अंदर ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस का गामा स्क्वायर। इसको हमने थोड़ा इधर कर लिया, यहां से ना माइनस कॉमन ले लिया रूट के अंदर से, उसको आयोटा लिख दिया। ये जो ओमेगा नॉट था ना, इसको इधर ले गए और इसको इधर ले आए, ऐसा बन जाएगा बच्चों। अब इसकी जो इक्वेशंस आएंगी ना, वो आएंगी x इक्वल टू a1 e की पावर दिस इंटू टी माइनस का गामा टी प्लस, अगर मैं इस एंगल को, इसको बच्चों मैं पूरा जो रूट के अंदर वाली चीज है ना, इसको ओमेगा लिख दे रहा हूं, ओमेगा इंटू टी a2 e की पावर माइनस का गामा टी माइनस आयोटा ओमेगा टी। ई की पावर बच्चों माइनस का गामा टी तो बाहर आ जाता है, a1 e की पावर आयोटा ओमेगा टी a2 e की पावर माइनस का आयोटा ओमेगा टी। अगर आपको ये याद हो तो बच्चों, अगर तुम्हें इमेजिनरी नंबर, अगर आप लोगों ने वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आपने अगर पढ़ा हो, तो वहां पे अगर याद हो तो ई की पावर आयोटा थीटा जो होता था ना, हम उसको साइन और कॉस में लिखते थे। तो जब इसको लिखोगे ना बच्चों, तो इसमें एक रियल पार्ट आएगा और एक इमेजिनरी पार्ट आएगा। तो जो रियल रियल वाला पार्ट है ना, उसको हम अलग कर लेते हैं और उसको लिखते हैं ए नॉट ई की पावर माइनस का गामा टी साइन ओमेगा टी प्लस का कुछ फाई करके आ जाता है। ठीक है, ये रियल पार्ट होता है। तो ये आ जाता है बच्चों हमारे पास ना, जहां पे आपको याद रखना है कि जो ओमेगा है दैट इज ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस का गामा स्क्वायर।
यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, नेचुरल वाली नहीं रहती बच्चों। और ये जो पार्ट है ना, ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है यहाँ पे। तो अंडर डैम्पिंग में जो पार्टिकल है ना, वो ऑक्सीलेट करता है। उसका एम्पलीट्यूड जो होता है ना, ये कांस्टेंट नहीं रहता। जैसे एसएचएम में कांस्टेंट रहता था ना, एक्सपोनेंशियली बच्चों घटता जाता है। ओमेगा रूट के अंदर ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस का गामा स्क्वायर के बराबर होता है। अगर बच्चों बहुत छोटी डैम्पिंग है, मतलब बहुत कम डैम्प किया है, अगर ये वर्ड मिल जाए आपको, स्मॉल डैम्पिंग, ओमेगा बच्चों करीब करीब ओमेगा नॉट के बराबर ही हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि कम डैम्पिंग के लिए, ठीक है। एम्पलीट्यूड बच्चों इसका एक्सपोनेंशियली घटता रह जाता है। एम्पलीट्यूड बच्चों इसका कांस्टेंट नहीं रहता। t इक्वल टू 0 पे जो एम्पलीट्यूड है ना बच्चों, वो ए नॉट के बराबर है। किसी भी टाइम पे इतना हो जाएगा। एक यहाँ पे हाफ लाइफ डिफाइन होती है बच्चों, जब एम्पलीट्यूड इनिशियल वाले का आधा हो जाता है। टाइम होता है बच्चों t1/2, जिसमें एम्पलीट्यूड इनिशियल वाले का आधा हो जाता है। तो t1/2 जो होता है ना बच्चों, ln2 डिवाइडेड बाई गामा के बराबर आता है। रेडियो एक्टिविटी में आप लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा होगा। लिख लो बच्चों आप लोगों ने एक बार। सो एक तो ओवर डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग और अंडर डैम्पिंग की कंडीशन याद रखनी है बच्चों। गामा और ओमेगा नॉट में कंपैरिजन कर रहे होते हैं हम लोग यहाँ पे, बस इतना ध्यान रखना है। और अंडर डैम्पिंग वाला फंडा याद रखना है। तो ये आया बच्चों समझ में आप लोगों को? ठीक है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा तुम्हें डायग्राम की हेल्प से समझाता हूं बच्चों। एसएचएम में एम्पलीट्यूड क्या रहता था? कांस्टेंट रहता था, ठीक है। एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता था, इसलिए उसका जो एसएचएम होता था ना बच्चों, वो कुछ इस तरीके से होता था। हर बार वो उसी जगह तक जाता था बच्चों, पार्टिकल ना, मतलब एक्स की इस वैल्यू को टच कर करके आता था वो। ये टी हो गया बच्चों, ये एक्स हो गया, ए हो गया, ये माइनस ए हो गया। अब क्या है बच्चों, एम्पलीट्यूड ना घट रहा है टाइम के साथ। एम्पलीट्यूड बच्चों टाइम के साथ क्या कर रहा है? कम होता जा रहा है। दोनों तरफ से बनाओगे आप बाउंड्री, जैसे इसमें बनाया ना प्लस ए का माइनस ए का, प्लस ए से माइनस ए तक जाता था, तो यहाँ पे भी ऐसे बनेगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना बच्चों, वो यहां तक जाएगा। अब एम्पलीट्यूड ही कम होता जा रहा है ना उसका, इस तरीके से बच्चों।
ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड का ग्राफ है, इक्वल टू ए नॉट e की पावर माइनस गामा टी, और ये x वर्सेस t है। और धीमे धीमे बच्चों ऑक्सीलेट करते 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 करते, पहले ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा था, फिर घटते 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 फाइनली रुक जाएगा, ठीक है। ये होता है बच्चों हमारा टॉपिक। तो मस्त है ना ये वाला। तो तुम्हें क्या लगता है, इसे इसे लोग पढ़ाते ही नहीं है ना इसको, ये वाला पार्ट बड़ा दुख दुख ही करने वाला पार्ट है। लिख लो बच्चे, जल्दी से लिख लिया आप लोगों ने? ये तो इसका बड़ा भाई रह गया है। ये ध्यान रखना बच्चों, इसमें जो एम्पलीट्यूड है ना बच्चों, ए नॉट से ए नॉट बाई 2 होने में मान लो टाउ टाइम लग रहा है, टाउ। तो यहां से ए नॉट बाई 4 होने में भी टाउ टाइम लगेगा, मतलब इसको हाफ लाइफ बोलते हैं ना जो, एंड सो ऑन चलता जाएगा। ए नॉट बाई 8 होने में भी इसको टाउ टाइम लगेगा। अगर कोई तुमसे बोले कि ए नॉट से ए नॉट बाई 3 होने में इसको T1 टाइम लग रहा है, तो अगला ए नॉट बाई 3 होने में, मतलब इसका 1/3 होने में भी T1 टाइम ही लगेगा। अगले T1 टाइम में ए नॉट बाई 27 हो जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन बच्चा चलता जाएगा। मैं ये कह रहा था एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगी, तो एनर्जी भी घटेगी बच्चों, टोटल एनर्जी, एम्पलीट्यूड घट रहा है। तो इससे ज्यादा खतरनाक है बच्चों अगला वाला पार्ट, जो कि विच इज दी फोर्स्ड ऑक्सीलेशन, जिसको बोलते हैं हम लोग ना, फोर्स्ड ऑक्सीलेशन। अच्छा, इसके क्वेश्चन यार पहले आते थे, मतलब आजकल तो मतलब जेई मेन वालों में से ना कोई ज्यादा खास उम्मीद मैं रखता नहीं हूँ। क्या देते हैं, क्या पूछते हैं, क्यों पूछते हैं, खुद ही जाने। फोर्स्ड ऑक्सीलेशन बच्चों, फोर्स्ड ऑक्सीलेशन में एक कहानी और बनती है नई, और वो ये बनती है कि इसमें एक फोर्स और लग रहा होता है बच्चों ना, एक्सटर्नल। मतलब एक्सटर्नल फोर्स जो है यहाँ पे ऑक्सीलेशन मेंटेन करता है। अब बच्चों फोर्स ना अलग अलग बुक अलग अलग तरीके से यूज करती हैं। मैं जैसे इसको लिखता हूं, एफ इक्वल टू एफ नॉट साइन ओमेगा इंटू टी, ठीक है, मैंने ये लिखा। तो जब ये पार्टिकल बच्चे यहाँ पे एक्स डिस्प्लेस हो रखा होगा ना, तो के एक्स पीछे लगेगा,
v भी पीछे लगेगा, ये आगे लग रहा होगा। तो बच्चों अब यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगी, एफ नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स माइनस का बी वी इक्वल टू एम इन टू ए। तो एक्स डबल डॉट प्लस का के डिवाइड बाई एम एक्स डॉट, नहीं, बी डिवाइड बाई एम एक्स डॉट प्लस का के डिवाइड बाई एम एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी। ऐसा कुछ आ रहा है। बच्चों x की वैल्यू कुछ रहेगी यहां पे, मान लीजिए a साइन ओमेगा टी प्लस का फाई टाइप की इक्वेशन होगी इसकी ना, ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रही होगी, ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रही होगी। तो x डॉट क्या हो जाएगा, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस का फाई। एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस का फाई प्लस का पाई बाई टू। एक्स डबल डॉट क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन माइनस का a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस का फाई प्लस का पाई। इन तीनों इक्वेशंस को बच्चे यहां पे पुट करो, आपके पास आएगा a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस का फाई प्लस का पाई प्लस का b ओमेगा a डिवाइड बाई m साइन ओमेगा टी प्लस का फाई प्लस का पाई बाई टू के a डिवाइड बाई m साइन ओमेगा टी प्लस का फाई, दिस शुड बी इक्वल टू एफ नॉट ओमेगा टी के बराबर। अब बच्चों मेरे को तुम एक बात बताओ, ये तीन इक्वेशंस हैं, इनमें बस क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, जैसे ओमेगा टी प्लस फाइव की एक डायरेक्शन मान ली थी पाई बाई टू एंगल पे, और ये वाला तीन, ऐसी इक्वेशंस को ऐड करने का कोई तरीका आप लोगों को सिखाया गया है? आप लोगों को सर आज ही तो आपने सिखाया है सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम। अरे मैं तुमसे ये कहूं, मान लो ना कि हाँ भाई पी साइन ओमेगा टी क्यू साइन ओमेगा टी प्लस का पाई बाई टू आर साइन ओमेगा टी प्लस का पाई। मैं तुमसे ये बोलूं ये जो है जेड साइन ओमेगा टी के बराबर, मतलब जेड साइन ओमेगा टी समथिंग के बराबर है, तो आप क्या कहोगे कि सर ये तीनों का सुपरपोजिशन से आपको जेड मिल रहा है, मतलब इन तीनों को आप वेक्टर की तरह ट्रीट करो, इसका मैग्नीट्यूड पी होगा, इसका क्यू होगा, इसका आर होगा, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जेड मिल रहा है। तो अगर आप पिछली वाली इक्वेशंस को कंपेयर करो, तो इस वाली इक्वेशन का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर अगर आप इसको ट्रीट करते हो, सपोज करो, ठीक है, वेक्टर की तरह अगर ट्रीट करते हो, तो ये ए ओमेगा स्क्वायर इसका मैग्नीट्यूड का काम करेगा, ये इसके मैग्नीट्यूड का काम करेगा, ये इसके का काम करेगा, उनका रिजल्टेंट एफ नॉट के बराबर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? लेकिन ध्यान रखना बच्चों कि जब हम इनको वेक्टर की तरह बनाओगे ना, तो इस ओमेगा टी प्लस फाइव वाले को एक डायरेक्शन दोगे के ए डिवाइड बाई एम, इधर आएगा बच्चों के ए डिवाइड बाई एम, बी ओमेगा ए डिवाइड बाई एम, ए ओमेगा स्क्वायर, और इन तीनों का रिजल्टेंट बच्चों एफ नॉट के बराबर आना चाहिए। एफ नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू के ए डिवाइड बाई एम माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी ओमेगा ए डिवाइड बाई एम का स्क्वायर। अगर मैं इसमें से पूरे में से ए कॉमन ले लूं, एफ नॉट डिवाइडेड बाई
ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन बन जाएगी बच्चों ना हमारे पास एम्पलीट्यूड की। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, जैसे मैंने इसका जो सॉल्यूशन माना है, ये ना इसे बोलते हैं हम कि सपोज करो इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, तो मैंने यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी बच्चों ओमेगा ही मानी है, जो फोर्स की है ना वही मानी है। भैया यहाँ पे देखो सुनो, अगर तुमने ये फोर्स नहीं लगाया तो ये ऑक्सीलेट करते करते धीमे धीमे खत्म हो जाता है इसका ऑक्सीलेशन ना, डैम्पिंग की वजह से। आपने एक फोर्स लगाया जो इसको ऑक्सीलेशन को कंटिन्यू करेगा, उस फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी ना, उसी उसी फ्रीक्वेंसी से लास्ट में ऑक्सीलेशन होंगे। जब फोर्स लगाओगे स्टार्टिंग में आनाकानी करेगा, लेकिन फाइनली उसके हिसाब से चलने लगेगा। कहते ना जाकी लाठी बाकी भैंस, कोई कहानी सुनी तुम लोगों ने कि जिसकी लाठी उसी की भैंस होती है, ठीक है। तो जिसकी इसे ऑक्सीलेट कराने वाला कौन है बच्चों, एफ नॉट, एफ जो है, तो उसी की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ऑक्सीलेट करना पड़ेगा इसको, मजबूरी है, इसको करना ही पड़ेगा उसके हिसाब से। रुक जाओ भाई, बस खत्म है, बस ये खत्म ही हो गया है, ठीक है, समझ गए। तो ये एम्पलीट्यूड बच्चों, एक तो देखो, अच्छा अब ये पता है क्या करता है कि ये जो एम्पलीट्यूड आया है ना बच्चों, जो ऑक्सीलेशन करेगा जिस एम्पलीट्यूड के, दैट डिपेंड्स ऑन फ्यू फैक्टर्स। एक तो बच्चों ये ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है, तो ये जो एम्पलीट्यूड है ना बच्चों, ये ओमेगा के साथ वेरिएबल आता है, इस तरीके का। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जिस फ्रीक्वेंसी पे एम्पलीट्यूड बच्चों सबसे ज्यादा हो जाता है, ठीक है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट पे, जब ओमेगा ओमेगा नॉट के बराबर होता है ना बच्चों, इसे रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इस जब ओमेगा ओमेगा नॉट के बराबर होता है तो एम्पलीट्यूड बच्चों मैक्सिमम हो जाता है उस केस में। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अब इसमें समझना बच्चों, ये इसी को बोलते हैं बच्चों रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है, फोर्स्ड ऑक्सीलेशन में रेजोनेंस कंडीशन। ओमेगा क्या है, ओमेगा नॉट क्या है? ओमेगा है बच्चों जो फोर्स है ना उसकी फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा नॉट है बच्चों सोर्स की, जो हमारा सिस्टम की फ्रीक्वेंसी। सिस्टम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, जैसे रूट के अंदर के वाई एम आता था या रूट के अंदर जी वाई एल आता है ना उसमें सिंपल पेंडुलम में, उन फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं अच्छा ओमेगा नॉट, जो हम लोगों ने एसएचएम में पढ़ी है, ठीक है, जो बिना डैम्पिंग के होती थी उन्हें ओमेगा नॉट बोलते हैं, नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आपने जो यहाँ पे फोर्स लगाया ना बच्चों, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? उसकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा के बराबर, ठीक है। हाँ, रूट के अंदर के वाई एम होगा अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, अगर सिंपल पेंडुलम है तो बच्चों उसमें अलग आएगा, रूट के अंदर जी बाई एल। अब समझना बच्चों ना, आप यहाँ पे एक इफेक्ट देख रहे हो, सेम फोर्स लगा रखा है आपने, लेकिन ग्राफ बच्चों अलग, मतलब
मतलब जो ग्राफ है वो ओमेगा के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है, और एक ओमेगा पर्टिकुलर ओमेगा पे वो मैक्सिमम हो जा रहा है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब जो इसका जो ऑक्सीलेशन का जो एम्पलीट्यूड होगा ना वो मैक्सिमम कहां हो रहा है बच्चों, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट पे। ये हमें पता है, हमारे जब बीटेक कर रहे थे ना तब हमें बच्चों ये एक्सपेरिमेंट कराया गया था, तब हमें इसकी इंपॉर्टेंस इतनी समझ में नहीं आई थी, ठीक है। हमारे प्रोफेसर जब करवा रहे थे तो तब नहीं समझ में आया था, लेकिन जब मैं पढ़ाने लगा तब बच्चों मेरे को समझ में आया कि ये क्या भला है। तो मैं थोड़ा सा इसको समझाता हूँ बच्चों। तो अगर आप एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड बच्चों इज योर रिक्वायरमेंट, ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा एम्पलीट्यूड को ऑक्सीलेट करें। तो आपको बच्चों किन किन चीजों से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। एक तो बच्चों ज्यादा एफ नॉट की वैल्यू ज्यादा रखो, जो बाहर वाला एक्सटर्नल पोर्शन है उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा रखो तो एम्पलीट्यूड बच्चों ज्यादा हो जाएगा। और दूसरी क्या कंडीशन है बच्चों के, फोर्स की फ्रीक्वेंसी को सिस्टम की फ्रीक्वेंसी से मैच करवा दो, ओमेगा को ओमेगा नॉट के बराबर ले आओ तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। तो बच्चों ये ना इसे कहते हैं ट्यून करना। कहते हैं ना कि सर के साथ मेरी ट्यूनिंग बनी हुई है, बोलते हो ना तुम लोग, सर के साथ ट्यूनिंग मैच कर रखी है, इस चीज को ट्यून कर देते हैं भाई। तो ट्यून का क्या मतलब होता है, फ्रीक्वेंसी मैच कराना, ठीक है, ट्यूनिंग जो बोलते हैं ना, फ्रीक्वेंसी मैच कराना। अब सर के साथ तुम्हारी फ्रीक्वेंसी कम मैच करेगी, सुनना अब ध्यान से। एफ नॉट इज द लेवल ऑफ कंटेंट आई डिलीवर टू यू, ठीक है, एफ नॉट इज द लेवल ऑफ कंटेंट जो मैं तुम लोगों को डिलीवर कर रहा हूं, मतलब उसका जो लेवल, बहुत अच्छा खासा लेवल मैं मेंटेन कर रहा हूं, ठीक है। एम्पलीट्यूड इज योर रिजल्ट, जो आएगा आपकी रैंक, जो एक्सपेक्टेशन है हमारी आपसे कि हम ये सब जो कर रहे हैं उससे आपकी एक अच्छी रैंक आएगी, दैट इज योर एम्पलीट्यूड। तो आप चाहोगे अच्छी रैंक आए, तो सबसे पहली बात एफ नॉट विच इज द पार्ट ऑफ द फैकल्टी, फैकल्टी का जो कंटेंट डिलीवरी है वो अच्छे लेवल का होना चाहिए। दूसरा, एक आपकी फ्रीक्वेंसी, एक आपकी ट्यून है और एक ट्यून है मेरी पढ़ाने की, दे शुड मैच। अगर ये दोनों मैच करेंगे, अगर ये दोनों मैच करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा रे, ए बहुत बड़ा होगा। अच्छा, ए और भी चीजों पर डिपेंड कर रहा है। एक और टर्म दिख रही है, बी अपॉन एम इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर। बी डैम्पिंग फोर्स कांस्टेंट। अगर डैम्पिंग जीरो होगी, डैम्पिंग मतलब जो इंफॉर्मेशन एनर्जी का जो लॉस हो रहा है, अगर वो जीरो है तो ए इनफाइनाइट हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा बच्चों, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब सुनना, मैं इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहा हूं, मैं कंटेंट आपको डिलीवर कर रहा हूं अपनी तरफ से, एफ नोट को मैं बहुत हाई रख रहा हूं अपनी तरफ से ना, आपकी और मेरी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, और आपकी जो आप आंखों से देख रहे हो उसको दिमाग तक प्रोसेस करने के दौरान एक सर्किट होता है, यहां से ना दिमाग तक जाता है, उस सर्किट का डैम्पिंग अगर नेग्लिजिबल है, बी की वैल्यू अगर जीरो है, तो द रिजल्ट विल बी इनफाइनाइट, मतलब दैट इज द टॉप रैंक। तो टॉप रैंक में जो सबसे बड़ा जो इश्यू आता है ना बच्चों, व्हाट इज दैट इश्यू, एफ नॉट इज गुड, omega is equal to omega naught, frequency is matching, that's why you are attending this class, but the thing is इंफॉर्मेशन का यहां से दिमाग तक जाने वाला जो सर्किट है, उसका जो डैम्पिंग है, उसका जो रेजिस्टेंस है, दैट इज हाई एंड दैट विल डिसाइड योर रैंक। तो अगर अगली बार रैंक तुम्हारी अच्छी ना आए ना, तो आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अपने इसको ना खोल के निकाल के सर्किट को सही करना, सारी प्रॉब्लम तेरे अंदर है ठीक है भाई। तो आप इसको बच्चों सिस्टम को बड़े आराम से रिलेट कर सकते हो। उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो समझ लोगे, ठीक है। सुनो भाई, अब होमवर्क आपका एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 के सब्जेक्टिव कंप्लीट करके आने हैं आप लोगों को बच्चों, और ये होमवर्क का डिस्कशन आपका मंडे को होगा, ठीक है, मंडे को आपका डिस्कशन होगा। तो आप बच्चों कंप्लीट करके आओ।
ठीक है, मंडे को डिस्कशन होगा 12:15 बजे। जो डिस्कशन है बच्चों उनको मैंने 12:15 बजे पोस्टपोन कर दिया, मतलब ना रेगुलर क्लासेस आपकी चलती रहेंगी 10 बजे, जो डिस्कशन हुआ करेंगे। कल बच्चों आपका रोटेशनल मोशन का डिस्कशन होगा, ठीक है, कल आपका रोटेशनल मोशन का डिस्कशन होगा, और उसको क्या कहते हैं 12:15 बजे बच्चों मंडे को आपका एसएचएम का डिस्कशन होगा, और हम पैरेलली इसको स्टार्ट कर देंगे हमारे जो मैकेनिकल वेव वाले टॉपिक को, ठीक है। अरे मैं सोच रहा हूँ यार, पता है 12th में जाने के बाद ना बहुत आलस आएगा इधर आने में 11th का, मैं सच बता रहा हूँ। एक बार अगर हम 12th में चले गए ना, 11th में आने का मन नहीं करेगा, उस टाइम पे फिर उस आलस के चक्कर में मैं नहीं पढ़ना चाहता, मैं इसलिए 12th को खत्म कर देना चाहता हूँ, 11th को खत्म कर देना चाहता हूँ, ठीक है। एसएचएम का डिस्कशन बच्चों मंडे, कल रोटेशन का डिस्कशन होगा, जिससे आपको टाइम मिल जाए, मंडे को बच्चों पूरा कंप्लीट करके आइएगा, ठीक है। मैं तो ऐसे ही हूँ यार, मैं हमेशा चमकता रहता हूँ, मैं चमकता सितारा हूँ जो कहीं खो गया है इस आसमान में ना, इस भरे आसमान में ये सितारा जो है कहीं खो गया है, इसे ढूंढो जरा। चलो भाई, बाय।